गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने लिमिट स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई थी और साथ में ये बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है और सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सम प्रॉपर्टीज़ एल हॉस्पिटल बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगाए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 और साथ साथ जो बेसिक आएगा मैं आपको साइड में क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझाता रहूँगा। और मेरे यकीन मानिए अगर आप यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट किया है आपने तो अगर आप इसको पूरी देखते हो बच्चों तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये चैप्टर मैं बहुत ज़्यादा आसान बना दूँगा आपके लिए। इस चैप्टर का खूब है सभी टीचर्स और बच्चों में मैंने सुना है कि भाई ये टीचर बहुत ज़्यादा ये जो तो बच्चों ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को अक्सर आपको ये सुना होगा बच्चों को बोलते हुए। तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में अगर आपने सुना है तो शायद यही सुना होगा कि काफ़ी मुश्किल चैप्टर है। ये टीचर्स भी इसको मुश्किल मानते हैं और बच्चे तो मानते हैं ही, लेकिन बच्चों मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी बना सकता हूँ और ये है भी वास्तव में इजी चैप्टर। आप स्टार्टिंग करिए एक बार और आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, जबकि मैं अगर सही बात बताऊं तो मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। बेकार में आपको डराया जाता है इस चैप्टर से। ये वैल्यूज़ आप 6th-7th क्लास में भी पुट कर चुके, यकीन मानिए 6th-7th क्लास में भी पुट कर चुके ये आप वैल्यूज़। जैसे कि आपने F1 की वैल्यू निकाली थी 6th-7th क्लास में, 8th-9th में भी निकाली थी। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, x को रिप्लेस किया गया है 1 के साथ। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर x को रिप्लेस किया जाएगा 1 के साथ, x को रिप्लेस किया जाएगा 1 के साथ और यहाँ पर x है ही नहीं। तो इसको तो कैलकुलेट हर कोई कर सकता है भाई, बताओ क्या मुश्किल है इसमें। तो वही बात यहाँ पर है बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे ये स्टेटमेंट आपकी आ जाए x³ और -x² + 1। तो F1 की वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ से F1 की, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है ये और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 ये है ये। बताओ जब ये क्वेश्चन आपने 6th-7th क्लास में कर लिया, अब वही क्वेश्चन दोबारा से 11th क्लास में आने लग रहा है और बच्चों को डराया जाने लग रहा है लिमिट के नाम से। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है इसमें। आप अगर 5-7 मिनट अगर आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट आराम से बन जाएगा इसमें। देखो कैलकुलेट करना है इसको, केवल ये 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 1 ये है ही, ये इससे कैंसिल हो गया। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 के इक्वल आ गई। तो वही बात इसमें, केवल इसमें LIM लिखा है यानी कि लिमिट, और कुछ भी नहीं है। सेंस लगभग वही है, सेम टू सेम। इसमें तो एग्जैक्टनेस है। देखो इसमें ये है कि Fx ये है तो F1 क्या होगा, तो F1 ये होगा। इसमें क्या है कि x अगर 1 को अप्रोच करता है तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, तो भाई x को 1 को अप्रोच करता है तो x की तो कोई वैल्यू है नहीं आपके पास, x 1 को अप्रोच करने लग रहा है तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पर 1, ठीक है ना। x की वैल्यू है ही नहीं आपके पास, x किसको अप्रोच करने लग रहा है, x 1 को अप्रोच करने लग रहा है कि 1 के नज़दीक आने लग रहा है, इस तरफ से या इस तरफ से। तो x की तो वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, तो x की एक लिमिट, एक हद उसकी 1 लेट कर लेंगे हम और इसमें 1 पुट करके और इसकी हद, इसकी लिमिट निकाल लेंगे। बस यही बात है और कुछ भी नहीं है लिमिट के अंदर। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं हम। एक के क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि क्या ये क्वेश्चन मुश्किल लगे आपको। तो देखो क्या करना है, सीधा सीधा x की जगह आपने यहाँ पर 1 पुट कर देना है, केवल x की जगह, ठीक है ना। केवल x की जगह आपने 1 पुट कर देना है। तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस 1 ये है ही, तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 0। आप ऐसे इक्वल करके 0 में लिख सकते हो। बताओ ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये 6th-7th क्लास में आप कर चुके। अब सेकंड और थर्ड इसके सभी पार्ट्स करते हैं नंबर वाइज। तो बच्चों सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक वही बात है, x की जगह आपने यहाँ पर -1 रख देना, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर -1 रख देना। इस तरीके से रखेंगे ठीक रहेगा। देखो -1 रख देना x की जगह, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये x³ है यहाँ पर, तो -1 का क्यूब आ जाएगा प्लस एंड सोन, और लास्ट में है -1 की पावर 10। तो भाई 1 एज इट इज, और ये माइनस का 1 है, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा,
ये -1 का क्यूब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 1 की मल्टीप्लाई तो 1 ही आ जाएगी और नेगेटिव 2 बार कैंसिल होकर 1 बार बच जाएगा, तो ये -1 आ गया। यानी कि सिंपल सी बात है, -1 के ऊपर ओड पावर है तो -1 आंसर आएगा और इवन पावर है तो +1 आएगा। ये बात आप भी जानते होंगे पहले से ही। ये है देखो, अब यहाँ पर 10 टर्म है आपके पास, 10 में से 5 पेयर बन गए देखो, एक प्लस का एक माइनस का। तो इस तरह की 10 टर्म है तो ये 5 पेयर बन जाएंगे आपके पास। यहाँ पर -1 की पावर 9 जो होगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के 5 पेयर बन जाएंगे और सारे आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या देंगे आपको, 0। तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न समझ आ जाता है इसका, तो आंसर 0 लिख दीजिए सीधा इस तरीके से करके। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी क्या है, x की जगह 1 ही पुट करना है, डरने की बात है नहीं। आपने देखो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना, बताओ क्या मुश्किल है इन क्वेश्चंस में। लिमिट कहाँ से मुश्किल बना दी लोगों ने। देखो 1 - 1 क्या हो गया, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0, यानी कि 0 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया, डेफिनेटली 5। ये बचे हुए 2 पार्ट और थे इसके। तो इन क्वेश्चंस में से कुछ भी अब तक मुश्किल नहीं आया है देखो, और आएगा भी नहीं पूरे चैप्टर में, यकीन दिलाता हूँ मैं। देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं इसके, और अब तक आपने, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके अभी तक के जो क्वेश्चन हुए वो बिल्कुल सारे सिंपल हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब तक के जो क्वेश्चन हुए हैं बिल्कुल सारे इजी हुए हैं बच्चों। और नेक्स्ट 3 पार्ट्स और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी मैं पैटर्न चेंज करने वाला नहीं हूँ, वही पैटर्न रहेगा मेरा सेम टू सेम। देखो x की जगह 0 पुट किया मैंने, आपने x की जगह 0 पुट करना है, बाकी जो ऑपरेशन है वो एज इट इज रहेंगे। ऑपरेशन जैसे कि प्लस है, यहाँ पर पावर है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। केवल आपने x को रिप्लेस करना है 0 के साथ। ये कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, 1 आ गया। नेक्स्ट फिर से यही है, देखो यहाँ पर 0 पुट करूँगा मैं, 10⁻n है ये, इंटू 0 और +1। n एक नेचुरल नंबर है, तो ये एक नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि फाइनाइट नंबर हो गया ये देखो। और फाइनाइट नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई हमेशा 0 आती है। ये बात आपने यहाँ पर एक नई सीख लेनी है बच्चों, ठीक है ना। मैं स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज आपको समझाता जाऊँगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये एक नई बात सीखने को मिली है आपको। यहाँ पर देखो, आप अब तक क्या करते हो, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग को क्या बना देते हो आप, 0, जबकि ये गलत है। 0 इंटू समथिंग 0 नहीं होता, 0 इंटू एवरीथिंग 0 नहीं होता। यानी कि 0 की हर किसी नंबर के साथ, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई 0 नहीं आती। 0 की फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई 0 आती है बच्चों। 0 की फाइनाइट नंबर के साथ, 0 की फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई 0 आती है। 0 की एक फाइनाइट नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 आएगी, वरना 0 नहीं आएगी। ये बात अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, अभी पजल करने वाला नहीं हूं मैं बिल्कुल आपको। अभी जो काम करने लग रहे हैं हम वही करेंगे। देखो ये यहाँ पर 0 रखा मैंने x की जगह, और 10 के ऊपर पावर n है, और n के बारे में लिख रखे नेचुरल। नेचुरल यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो भाई 10 को 1 बार गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 2 बार गुणा करोगे 100 आएगा, 10 को 3 बार गुणा करोगे 1000 आ जाएगा। इनके फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है ना। तो फाइनाइट नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, और ये 1 आ गया। अब आगे आप एक बात और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, कि आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जिसमें 0 की इनफाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो ये नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए आप। मैं तो अपनी तरफ से याद रखूँगा, मैं आपको समझा दूंगा जब ये बात आएगी, लेकिन आपके लिए ये जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि अभी आगे जब हम 0 की इनफाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है। तो अभी वो केस आया नहीं है, तो अभी उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। यहाँ पर केवल राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। तो यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे। देखो x की जगह -1 रख दिया हमने, प्लस का 2 ये है ही, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। तो 4 + 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं। सीधी की सीधी x की वैल्यू पुट की जाती है इनमें,
तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट किए हमने। तो आप ने देखा है इस सारे क्वेश्चंस में कि कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ अब तक। 6 क्वेश्चन हम कर चुके, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके भी 4 पार्ट है, इसमें भी कोई पैटर्न चेंज होने वाला है नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है, तो x की जगह आपने 1 पुट कर देना यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 100। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 101। तो बिल्कुल सिंपल, x की जगह 1 पुट करके आंसर निकल गया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे हम, 0 की पावर 4 माइनस 3 टाइम्स 0 की पावर 3 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। अब भी वही बात करने लग रहा हूँ मैं। देखो 0 की फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा सॉरी भाई। तो ये आ जाएगा आंसर 2/1, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थर्ड पार्ट। तो x की जगह आपने यहाँ पर 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर देखो माइनस में 9 है ही, और लोअर पार्ट में 3 पुट करेंगे 3 प्लस 2। तो ये हो गया बच्चों 9 माइनस 9 0 और 0 डिवाइडेड बाई 5। तो 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 ही आता है। यहाँ पर दूसरी बात फिर नोट कर लीजिए आप, मैंने बोला कि 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आंसर आएगा। 0 डिवाइडेड बाई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। अब ये आपके लिए एक क्रिएटिविटी बन गई है कि 0 को अगर इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, और 0 को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, और 0 को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा। क्योंकि मैंने लिखा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो से डिवाइड करना है हमेशा, मतलब नॉन जीरो से डिवाइड होगा 0 तभी 0 आएगा। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा। ये अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको, इनके बीच में ये जब टॉपिक शुरू होगा तभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो मेरी तरफ से 2 बातें पेंडिंग हो गई, मेरे को याद है वो, और आप अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लीजिए। मैं स्टेप वाइज सारा क्लियर करना चाहता हूँ आपका, ये कि किसी भी टॉपिक को बीच में मिलाकर और पजल नहीं करना चाहता आपको। तो फिलहाल टॉपिक बिल्कुल शानदार चला हुआ है, कंसेप्ट शानदार चला हुआ है कि x की जगह सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करूँगा मैं, यहाँ पर 0 और 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 का रूट क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर 0 पुट करेंगे 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 का रूट क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1। तो 2/1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो ये भी सारे क्वेश्चन निपट गए भाई, और कोई भी पैटर्न चेंज नहीं किया हमने। लेकिन 2 बातें ज़रूर याद रख लेनी है आपने जो मैंने आपको बताई। एक तो ये वाली कि 0 को नॉन जीरो से डिवाइड करने के बाद ही 0 आता है, 0 को 0 से डिवाइड करने के बाद मैंने अभी आपको बताया नहीं कि क्या आएगा, ठीक है ना। ये क्रिएटिविटी पॉइंट है आपके लिए। और 0 को फाइनाइट नंबर से डिवाइड करने के बाद भी मैंने आपको नहीं बताया क्या आएगा, तो ये आपने ये राइट डाउन करके क्वेश्चन मार्क लिख लेने हैं नोटबुक में। और साथ में एक और बात बताई थी आपको कि 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने नहीं बताया आपको क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए उसमें। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आ गया है, और थर्ड क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे आप। यानी कि लिमिट को क्रॉस करने का मीनिंग ये है कि लिमिट सारा चैप्टर आपको आ जाएगा अगर थर्ड क्वेश्चन आपने समझ लिया तो। अब थर्ड में मैं जो करने वाला हूँ वो आपने देखना है कि वो कोई मुश्किल काम है या इजी है। देखो पैटर्न मेरा वही रहेगा, मैंने बताया था पैटर्न चेंज नहीं करूँगा, मैंने कमिटमेंट कर दिया आपको कि पैटर्न चेंज नहीं करूँगा मैं। तो x की जगह हमने क्या रखना है यहाँ पर 1/2। देखो वही पैटर्न है मेरा, सेम टू सेम, ठीक है ना। x की जगह 1/2 रख दिया मैंने, आया समझ में। यहाँ पर भी 1/2 रख दिया मैंने x की जगह, और ये -1 है ही, ठीक है ना।
तो भाई इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये आ गया 1/4 और 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ गया ऊपर। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये इससे कैंसिल होकर ये भी 1 आ गया, यहाँ पर 1 - 1 और ये आ गया 0/0। अब देखो जो मैंने आपकी नोटबुक में राइट डाउन करवाया था उसका अब आंसर देने का टाइम आ गया है। मैंने आपको कहा था कि 0 को अगर आप नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो ही आपका आंसर 0 आएगा। 0 को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, ठीक है ना। तो अब उसकी बारी आई है। तो बच्चों 0 को 0 से डिवाइड अगर कर दिया जाए, 0 को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके आंसर इनफाइनाइट आते हैं भाई बच्चों, इनफाइनाइट आंसर। कैसे? जैसे को 0 को 0 से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 1 आ जाएगा। आप जानते हो कि कैंसिल हो सकता है सेम नंबर से, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, कैंसिलेशन। उसके बाद जो 0/0 है आपके पास, तो आप जानते हो 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए, अभी बात की थी मैंने 2 मिनट पहले कि 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप 0 ही आएगा। तो 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी, वो 0 ही रहेगी। तो वो फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 से भी कर सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो अब भी ये 0 है, अपर पार्ट लोअर पार्ट तो 0 है ही। तो अब 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 0/0 है आपके पास, तो इस 0 को आप किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो फिर भी ये मैग्नीट्यूड में 0 ही रहेगा, ये मतलब ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो अब 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो इसी तरह आप जानते हो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आंसर आ जाएगा, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट आंसर आ गए। अब आपके सामने एक नया वर्ड मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, नया वर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी आप पहले पढ़ चुके, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं वो आप पहले पढ़ चुके। अब मैंने एक नया वर्ड दिया आपको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये है बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये, ठीक है ना। अब यहाँ तक लिमिट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ तक मैंने अपना कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, यहाँ पर आकर मैं फंस गया। देखो 0/0 आ गया मेरा आंसर। अब 0/0 के तो बहुत सारे आंसर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 एंड सो ऑन। तो भाई क्या आंसर दूँ मैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको रोकना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होती है। इन्फिनिटी अलग चीज़ होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग चीज़ होती है। इन्फिनिटी तो आप जानते हो 1/0 2/0 3/0 4/0 -1/0 -2/0 -3/0, ये सारी क्या है? इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड वैल्यूज़। जबकि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? जब कोई भी दो नंबर ऑपरेट होकर एक से ज़्यादा आंसर दे, यानी कि यूनिक आंसर ना दें, तो उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। वो दोनों नंबर इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देते हैं, यानी कि ये हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड करने के बाद एक यूनिक आंसर नहीं आता, इनफाइनाइट आंसर आने लग रहे हैं, देयरफॉर दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनमें से कोई न कोई एक आंसर है आपका जो आपने उसको फाइंड आउट करना है, ढूंढ लेना है जिसको, ठीक है ना, उस आंसर को ढूंढ लेना आपने। तो उसके लिए एक फंडा यूज करेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, बेसिक में बताया था, तो आपने वो 5 मेथड में से कोई भी मेथड लगाकर सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। एक मेथड बताया था मैंने फैक्टराइजेशन, एक बताया था रैशनलाइजिंग, और एक बताया था प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अभी आई नहीं है, आएंगी सारी प्रॉपर्टी। उसके बाद एक मेथड बताया था मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि रेयरली क्वेश्चन में यूज़ होता है। रेयरली क्वेश्चन में, अपनी बुक में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ होता है। मैं वैसे आपको स्टेटमेंट दे दूंगा जब टाइम आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने का। और फिफ्थ है भाई सब्स्टिट्यूट करके। और सिक्स्थ है जो मेरा फेवरेट है, मैंने बताया था आपको, एल हॉस्पिटल, लैंग्रेज हॉस्पिटल बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, लैंग्रेज हॉस्पिटल।
तो ये वैसे सीबीएसई में यूज़ नहीं करना आपने, सीबीएसई के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, लेकिन 11th में यूज़ कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है ना, 11th में यूज़ किया जा सकता है। कोई रेयरली टीचर ही मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, मतलब जो इसको नहीं अच्छे से पढ़ता। ये बात बोलनी पड़ी मेरे को कि रेयरली टीचर ही इसमें से मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं जिन्होंने एल हॉस्पिटल नहीं पढ़ा हो। वैसे तो कोई टीचर ऐसा होगा नहीं बेटा शायद कि जिसने नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जो बुक में मेथड दे रखे हैं उन्हीं को प्रीफ्रेंस देते हैं, जबकि एल हॉस्पिटल से किया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। और कंपटीशन में तो खास तौर पर एल हॉस्पिटल से ही करेंगे हम, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये जब आएगा जब उतना ही आसान ये लगेगा जितने आसान आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लगे हैं। फर्स्ट के 6 पार्ट कर चुके हम और सेकंड के शायद 4 पार्ट कर लिए। अब तक कोई 10 में से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आया है, तो यकीन मानिए आगे भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आने वाला है, सारे ही क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अभी आपने बस ये समझना थोड़ा पेशेंस रख के, ये फंडा क्या है, ये देखो ये मेथड है, ये अप्लाई करने हैं आपने। कोई भी स्टेटमेंट अगर इस तरह की रुकावट पैदा करती है आपके सामने, मतलब अगर आंसर यहाँ पर आ जाता, मान लो आंसर 0 आ जाता तो यही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता, आंसर इन्फिनिटी भी आ जाता तो यही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। लेकिन जब भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और ऐसी 7 फॉर्म होती हैं। तो मैंने एक को ही डिस्कस किया अभी आपके सामने, कई और कोई क्वेश्चन होगा उसमें और कुछ भी आ सकती है यहाँ पर, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस तरीके से, तो वो सारी मैं समझा दूंगा आपको। फिलहाल ये समझ लेना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो करना क्या है। तो इन 5 में से कोई एक मेथड लगा सकते हो, और जब तक एग्जामिनर ने नहीं बोल रखा है कि कौन सा मेथड लगाना है। बाई चांस कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके कीजिए, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके कीजिए, रैशनलाइजिंग का यूज़ करके कीजिए, फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कीजिए, ये मेथड बोलेगा एग्जामिनर। ये वाले मेथड, ये वाले 11th क्लास में ही ये मेथड, 12th में तो कोई भी मेथड लगा सकते हो। 12th में जब लिमिट का यूज़ करोगे आप, तो 11th क्लास में इन 4 में से कोई भी एक मेथड का नाम ले लेगा और वो आपसे निकलवा लेगा। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ कर आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे अपने पास, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या है कि किसी के एक्सरसाइज में बोल देता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कीजिए, किसी में फैक्टराइजेशन से कीजिए, किसी में कंप्लीटिंग स्क्वायर से कीजिए। जैसे कि 10वीं क्लास में आप पढ़ कर आए हो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, तो इसको भी सोल्व करने के अपने पास 4 मेथड थे। 4 मेथड थे, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड से सोल्व करवा लेता था वो, ठीक है ना। लेकिन जब आगे आप बढ़ते हो, जैसे 10th के बाद आगे आप बढ़े, 11th क्लास में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और भी किसी चैप्टर में यूज़ होगा इनको सोल्व करना, बहुत सारे चैप्टर में यूज़ हो भी चुका, तो वहाँ पर आपसे कोई नाम नहीं लिया जाएगा कि इस मेथड का यूज़ करके आप इसको सोल्व कीजिए। वहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल लिमिट का केस ऐसा ही है, लिमिट आपने नई सीखी है अभी, तो ये कोई भी मेथड आ सकता है एग्ज़ाम में कि इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, इसको इस मेथड से या इस मेथड से। तो सारे नंबर वाइज सीख लेंगे हम। और मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया था बेसिक में आपको, एक एग्जांपल को मैंने इन 4 मेथड से, इन 5 मेथड से करवा दिया था बाइनोमियल छोड़कर। तो अभी आपने ये सीखना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है पहले। तो देखो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि भाई कौन सा मेथड लगाओ आप। तो फैक्टराइजेशन लगाता हूँ मैं, देखो लिमिट x अप्रोच टू 1/2। तो देखो जब भी 0/0 फॉर्म बनती होगी तो मेरी 100% की गारंटी है कि लिमिट जैसे ये लिख रखी है x - 1/2, x अप्रोच टू 1/2, तो x - 1/2 ऊपर नीचे से कैंसिल ज़रूर होगा। लिमिट मान लो ये थी x अप्रोच टू -1/2, तो x + 1/2 ऊपर नीचे से कैंसिल ज़रूर होगा। ये बिल्कुल आसान बात है हर क्वेश्चन में कि आपको पता चल जाता है कि क्या कैंसिल होगा इसमें ऊपर नीचे से। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सही फैक्टर हो गया 2x + 1 = 0, यानी कि 2x + 1 कैंसिल होगा अगर लिमिट ये होगी तो, और लिमिट ये होगी तो x - 1/2 यानी कि 2x - 1 कैंसिल हो जाएगा अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों से। तो अब अपना काम क्या है, इसके फैक्टर कर लेना। देखो 4 को लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² - b² की प्रॉपर्टी लगी a + b a - b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग गई अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट एज इट इज़ है 2x माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपने यहाँ पर लिमिट पुट कर देनी है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे x की जगह 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। यानी कि इसने आपको आंसर में क्या क्या दिया था, देखो 1 दिया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, ये भी दिए थे डेसिमल के, क्योंकि 0/0 है तो 0 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे -1/3 से कर दिया तो अब भी 0 ही रहेगा ये अपर पार्ट, लेकिन ये इससे कैंसिल करोगे तो आंसर -1/3 आ जाएगा। यानी कि कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी ये। तो उन आंसर में से एक आंसर 2 भी आया था, देखो वो 2 यहाँ पर फाइंड आउट किया हमने कि वो एक्चुअल में जो आंसर था, एग्जैक्ट जो आंसर था, रियल जो आंसर था वो क्या था, इसका 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो इसको फैक्टराइज करके और कैंसिल कर देना और फिर लिमिट पुट कर देना। और कैंसिल मैंने बता दिया क्या होगा, जो भी लिमिट है, जैसे x अप्रोच टू 1/2 है तो 1/2 को लेफ्ट में ले आएंगे, x माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। फ्रैक्शन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 1 कैंसिल हुआ, देखो ऊपर नीचे से। उसके बाद जैसे लिमिट x अप्रोच टू 1 है और इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई पुट करने के बाद, तो x माइनस 1 कैंसिल ज़रूर होगा अपर पार्ट लोअर पार्ट से। अगर लिमिट x अप्रोच टू -1 है तो x प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल ज़रूर होगा। अगर लिमिट x अप्रोच टू -4 है तो ऊपर नीचे से x प्लस 4 कैंसिल ज़रूर होगा। अब बात यहाँ पर ये आई है कि जब स्टेटमेंट ये दे रखी थी तो इसी की लिमिट हमने निकालनी थी, स्टेटमेंट ये दे रखी थी तो इसी की लिमिट निकालनी थी। जैसे अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन किए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अब तक ऐसा कभी नहीं किया है। जैसे एलसीएम मैंने पूछ लिया आपसे, इन दोनों का एलसीएम पूछ लिया आपसे और आपने इनके बजाय मेरे को एलसीएम दे दिया 1 2 का। तो ऐसा कभी नहीं किया है कि स्टेटमेंट ही बदल कर हम आंसर दे दें, स्टेटमेंट को वही रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, देखो ये रीज़न मैं बताने लग रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर इसलिए हुआ बच्चों, ये जो वैल्यू आई है आपके सामने, ये fx इजिकल टू ये आ गया था, देखो 2x प्लस 1 आ गया था यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 1/2 एंड 2x प्लस 1। तो x की जगह 1/2 पुट किया, 1 प्लस 1 क्या हो गया यहाँ पर 2, ये आंसर आया था। देखो x की जगह 1/2 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 प्लस 1 क्या आया आंसर 2। तो अब यहाँ पर ये बात सोचने की है कि स्टेटमेंट थी मेरी 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, तो इसकी लिमिट निकालनी थी और मैंने लिमिट निकाल दी इसकी, तो वो इसलिए निकाल दी। देखो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों फंक्शन जो हैं वो सेम वैल्यू देने लग रहे हैं आपको। जैसे कि x की जगह अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा x की जगह तो इसने आंसर दिया मेरे को 3, देखो 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1। और यहाँ पर 1 रखूँ मैं x की जगह तो इसने भी आंसर कितना दिया 3। ये है यहाँ पर 2x प्लस 1, fx इजिकल टू 2x प्लस 1, ये है fx इजिकल टू 2x प्लस 1। फिर जैसे इसमें मैंने यहाँ पर 3 रखा 3, तो 3 रखने से इसने आंसर देगा मेरे को ये 7। इसमें 3 रखूँ मैं तो ये भी आंसर कितना देगा 7। इसमें अगर 2 रख दूँ 2 तो ये आंसर देगा मेरे को 5, कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें 2 रखूँ तो ये भी आंसर क्या देगा 5। इसमें अगर 0 रखूँ पहले वाले में 0 0 0 तो 1 आंसर देगा। इसमें 0 रखूँ अगर दूसरे वाले में, ये भी 1 आंसर देने लग रहा है। इसमें जैसे मैं 10 रखूँ तो ये 21 आंसर देगा, कैलकुलेट करके देख लो। 100 इंटू 4 400 माइनस 1 और 10 इंटू 20 माइनस 1 19, तो ये आपको 21 आंसर देगा अगर 10 रखते हो तो यहाँ पर। तो दूसरे वाला भी आपको 21 ही आंसर देगा 10 रखते हो तो यहाँ पर। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों जो फंक्शन हैं ये इक्वल तो है नहीं। इक्वल होते तो बिल्कुल फेस एक जैसा होता है इनका, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये x की वैल्यू 1/2 पर डिफाइंड नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म देता है, जबकि ये फंक्शन 1/2 पर भी आपको वैल्यू देता है। ये डिफरेंस है बस दोनों में, बाकी दोनों से वैल्यू सेम आने लग रही है, सेम टू सेम।
ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, वेरीफाई करके दिखा दिया कि सेम वैल्यू आने लग रही है। अब सीधी सी बात है ये कि ये जो फंक्शन अगर इसकी लिमिट 1/2 की बजाय और कुछ होती, जैसे 0 लिमिट होती यहाँ पर 0, तो ये आंसर दे देती 1 सीधा सीधा। अगर इसकी लिमिट 2 होती तो ये आंसर दे देती 3। अगर इसकी लिमिट 3 होती, देखो 3 वहाँ पर, तो ये आंसर दे देती 7। अगर इसकी लिमिट 2 होती तो ये आंसर दे देती 5। अगर इसकी लिमिट 10 होती तो ये आंसर दे देती 21। और वही ये आंसर देती सेम टू सेम अगर ये लिमिट इसके ऊपर होती। तो केवल यहाँ पर 1/2 पर है, 1/2 पर ये तो इनफाइनाइट आंसर देने लग रही है और ये एक आंसर देने लग रही है। तो जब सभी के ऊपर आंसर सेम है तो 1/2 के ऊपर भी सेम ही मान लिया जाएगा। यानी कि इसकी लिमिट निकालने की बजाय मैंने किसकी लिमिट निकाल दी, 2x + 1 की। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं लिखनी आपने, आपका काम केवल ये है कि जो भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए उसमें लिमिट पुट करो, अगर आंसर आ जाए तो आंसर दे दो, वरना अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, जैसे ये आ गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ऐसे केस में फैक्टराइजेशन लगा दो। और फैक्टराइजेशन भी मैंने बता दिया कैंसिल ज़रूर होगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x - 1/2, x - 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x - 1 = 0, यानी कि 2x - 1 देखो अपर पार्ट लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फिर आप लिमिट भरोगे तो आपको एक यूनिक आंसर मिलेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगी। तो केवल ये बात अगर सीख ली तो लिमिट क्रॉस हो गई, यानी कि लिमिट आपको आ जाएगी। केवल यही एक बात और बचती थी लिमिट में जो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये आ गई ये बात और लास्ट तक यही बातें चलेंगी सारी। स्टेटमेंट देखती है, लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो फैक्टराइजेशन लगा देना है, आंसर आ जाएगा। अगर 0/0 फॉर्म ना आए और कोई नंबर आ जाए, जैसे 0 आंसर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए बेशक से, तो वो आंसर दे देना है। ये काम नहीं करना आपने, ये काम तभी करना है जब 0/0 फॉर्म आ जाए। तो मैंने आपके सामने फर्स्ट इंडेटमेंट फॉर्म एक्सप्लेन की है 0/0। तो अब इसी बात पर रहूँगा मैं, देखो यही कंसेप्ट पर रहूँगा। अगर 0/0 फॉर्म आ जाती है तो मैं फैक्टराइजेशन लगाऊंगा, वरना आंसर यहीं तक छोड़ दूंगा। ये बात अलग है केवल, और छोटी सी बात है ये बिल्कुल, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, ये बिल्कुल आसान है अगर समझने की ट्राई करोगे तो। और ये समझ ली तो लिमिट का चैप्टर ही ख़त्म हो गया आज। थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है एवेल्युएट। तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट किया, ये 8 हो गया। x की जगह 2 पुट किया, 4 4 जा 16 हो गया। x की जगह 2 पुट किया, 8 हो गया ये। और नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 4, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई है, 0/0 फॉर्म। तो फिर से वही आ गई, देखो 0/0 फॉर्म। तो ये आंसर नहीं है, आंसर ये आपको इनफाइनाइट आंसर देने लग रहा है, यानी कि बहुत सारे आंसर, और आंसर चाहिए हमारे को यूनिक। तो क्या करेंगे अब इसमें फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, कि x - 2 ऊपर नीचे से कैंसिल होना। इसमें देखो x अप्रोच टू 2 लिमिट है, तो x - 2 = 0, यानी कि ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाना है इसमें, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोच टू 2, और भाई इसमें से x कॉमन निकालूंगा पहले मैं, ये आ जाएगा x² - 4x और +4, और लोअर पार्ट में क्या है, x² - 4 का है जो 4, उसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। अब अपर पार्ट के फैक्टर कर दिए मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 2 x × x - 2 का स्क्वायर, और लोअर पार्ट में क्या है, x - 2 x + 2। तो ऊपर जो x - 2 का स्क्वायर है उसको x - 2 × x - 2 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x की जगह 2 यहाँ पुट किया, 2 यहाँ पुट किया, 2 यहाँ पुट किया, तो 2 यहाँ पर पुट करने से 0 हो गया, 0 × 2 क्या आ गया 0, और 0/4 0 ये आ गया, और 2 यहाँ पर पुट करने से 4 आ गया। अब 0 को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर 2 रखा, 2 - 2 क्या आ गया 0, 0 ये है, और 2 यहाँ पर पुट करने से 2 की मल्टीप्लाई फाइनाइट नंबर के साथ की मैंने, 0 आ गया, और 0 को फाइनाइट नंबर से डिवाइड किया, 0 आ गया, यानी कि नॉन जीरो नंबर से। तो बस इतना सा करना है। ये फैक्टराइजेशन तभी लगाना आपने जब 0/0 फॉर्म बन जाए, कहीं सीधा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दो। जैसे ये क्वेश्चन होता, मान लो आपके सामने x³ + 4x² + 4
और लोअर पार्ट में होता एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। देखो आंसर अब भी 0 आना है इसका। देखो एक्स की जगह 2 पुट कर लो यहाँ पर आप, ये आंसर इन्फिनिटी आना है इसका। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0, और 1/0 क्या आ जाएगा आंसर इन्फिनिटी। बस ये आंसर दे देना आपने इसका लिमिट पुट करके। फैक्टराइजेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। फैक्टराइजेशन तभी लगाना है जब 0/0 फॉर्म बन जाए। मैंने अभी एक ही फॉर्म बताई आपके सामने, 0/0 फॉर्म। इसमें भी देखो एक्स की जगह 2 पुट करूँ 8 ये हो गया और 8 ये हो गया, और 2 पुट करने से 4 ये हो गया और 10 ये हो गया और 6 ये हो गया, यानी कि 0/0 फॉर्म ये बन गई। ठीक है ना, 0/0 फॉर्म। अब उसके बाद अपर पार्ट और लोअर पार्ट के फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल जरूर होगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बल्कि x माइनस 2 बच गया। और लोअर पार्ट के फैक्टर हैं ही x प्लस 3 और x माइनस 2। लोअर पार्ट के फैक्टर करें हम तो x प्लस 3 और x माइनस 2 बनने लग रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं इसकी तो ये आ जाएगा, बल्कि x माइनस 3 और x माइनस 2 बनने लग रहे हैं बच्चों। x माइनस 2 का तो मेरे को पता है बनेगा क्योंकि कैंसिल होना है इसको, ये कैंसिल हो गया। x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 यानी कि 4/-1 यानी कि -4 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है सारे क्वेश्चन। इसमें x की जगह 5 पुट करोगे आप 0/0 फॉर्म बनेगा, चेक कर लेना बेशक से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्पेस की कमी की वजह से। ठीक है ना, पुट करके दिखाना आपने ये। तो यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन यूज़ करना, और फैक्टराइजेशन में मैंने बता दिया आपको x माइनस 5 ऊपर नीचे से कैंसिल जरूर होगा, तो अपर पार्ट के फैक्टर करके दिखा देने आपने। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 5 x माइनस 4। लोअर पार्ट के भी फैक्टर करके दिखा देने हैं आपने, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 5 और x माइनस 1। तो x माइनस 5 को कैंसिल होना था ही, अब x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 1, यह आ जाएगा 1/4 आंसर। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 फॉर्म आ जाए तो फैक्टराइजेशन लगा देना है। और फैक्टराइजेशन में भी आप आगे की बात पहले से जानते हो, जैसे इसमें लिमिट x अप्रोच टू 5 है तो x माइनस 5 कैंसिल होना है इसमें। इसमें लिमिट x अप्रोच टू 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल होना है इसमें। इसमें लिमिट x अप्रोच टू 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल होना है इसमें।